जरा सोचो कि जमीन पर एक ऐसा मॉन्स्टर आ जाए जो इंसानों के फेंके गए कचरे और रेडियो एक्टिव चीजों से मिलकर बना हो। ये मॉन्स्टर तो धीरे धीरे अपने आप को इवॉल्व भी कर ले रहा था, लेकिन चीजें जितनी साफ दिख रही हैं उतनी है नहीं। यहाँ पे हमें जापान के टोक्यो का सीन दिखाया जाता है, जिसके एक नदी में कुछ अजीब टाइप की हलचल हो रही थी और तभी वहाँ पर एक बहुत बड़ा ब्लास्ट हो जाता है। उस नदी में मानो किसी का बहुत ज्यादा खून बह चुका था और पूरी नदी लाल हो चुकी थी। वहाँ के तो अंडरग्राउंड टनल में भी वो सारा लाल खून अंदर जा चुका था और ये सारी चीजें काफी अजीब थी जो कि जापान में कभी नहीं हुई थी। यहाँ पर हमें एक आदमी दिखाया जाता है जिसका नाम यागुची टाकुया होता है और वो जापान का कैबिनेट सेक्रेटरी था। जापान की गवर्नमेंट को भी इस बात का पता चल गया था कि रिवर में कुछ अजीब तरीके की हलचल हो रही है और उनकी पूरी टीम उस पर नजर रख रही होती है। उस नदी के आसपास के लोग वो सीन रिकॉर्ड कर रहे होते हैं और तभी वो देखते हैं कि पानी के अंदर से एक बहुत बड़ा मॉन्स्टर बाहर निकल रहा था और तभी पता चलता है कि वो सारा खून उसी मॉन्स्टर के बॉडी से निकल रहा था, जो कि सच में दिखने में काफी डरावना था। जापान की गवर्नमेंट को लग रहा था कि वो मॉन्स्टर सिर्फ पानी के अंदर ही रह सकता है, लेकिन ये उनकी सबसे बड़ी गलती थी। वो नोटिस करते हैं कि उस मॉन्स्टर के हाथ और पैर भी हैं और अगर वो मॉन्स्टर जमीन पर आ गया तो वो चारों तरफ तबाही मचा देगा। और तभी उन्हें पता चलता है कि वो मॉन्स्टर सिटी के अंदर घुस गया है। वो मॉन्स्टर तो काफी ज्यादा बड़ा और भयानक था जो कि चारों तरफ तबाही मचा रहा था। वो अपने सामने आने वाले सभी चीजों को तबाह कर दे रहा था। वहाँ के सारे लोग तो उस मॉन्स्टर के सामने चींटी के जैसे लग रहे थे और वो सब अपनी जान बचाकर भागते रहते हैं। उस मॉन्स्टर के गलफड़ों से काफी ज्यादा खून बह रहा था क्योंकि वो मॉन्स्टर जमीन पर अभी अच्छे से सांस नहीं ले पा रहा था। वो तो अपने दोनों पैरों पर अच्छे से खड़ा भी नहीं हो पा रहा था, इसीलिए वो रेंगते हुए चल रहा था। और अगर ऐसा ही चलता रहा तो वो मॉन्स्टर पूरी सिटी को तबाह कर देगा, जिससे कि जापान गवर्नमेंट को काफी नुकसान होगा। अब जापान के गवर्नमेंट के लोग आपस में बातचीत करके ये डिसाइड करते हैं कि उन्हें कैसे भी करके उस मॉन्स्टर पर हमला करना पड़ेगा, नहीं तो सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। लेकिन प्राइम मिनिस्टर हमले से पहले पूरी सिटी को खाली कराने का आदेश देते हैं और उसके बाद ही वो अपने मिलिट्री फोर्स को भेजेंगे। यहाँ पर तो वो मॉन्स्टर रुक ही नहीं रहा था और ये बड़े बड़े बिल्डिंग्स को तबाह कर दे रहा था। सिटी को पूरी तरीके से खाली करने का प्रोसेस खत्म हो चुका था और अब मिलिट्री के लोग उस मॉन्स्टर पर हमला करने के लिए निकल जाते हैं। अब वो मॉन्स्टर तो जमीन पर एकदम से रुक ही गया था, तभी वो अचानक अपने दोनों पैरों पर खड़ा हो जाता है और उसके बॉडी में कुछ चेंजेस स्टार्ट हो जाते हैं। उसका बॉडी रेड कलर में कन्वर्ट हो जाता है जो कि अब जमीन पर सांस लेने के काबिल हो गया था और उसके गलफड़े से खून बहना भी रुक गया था। मतलब कि उस मॉन्स्टर ने अपने आप को एनवायरनमेंट के हिसाब से चेंज कर लिया था। वो तो अब अपने दोनों पैरों पर खड़ा होकर चारों तरफ तबाही मचाना स्टार्ट कर देता है। मिलिट्री के सभी फाइटिंग हेलीकॉप्टर्स वहाँ पर आ गए थे और उन लोगों ने उस मॉन्स्टर को चारों तरफ से घेर लिया था। अगर अभी वो लोग उस मॉन्स्टर पर एक भी मिसाइल मार देते तो वो मॉन्स्टर पूरी तरीके से मर जाता, क्योंकि उसकी बॉडी अभी तक उतनी इवॉल्व नहीं हुई थी कि वो मिसाइल जैसे खतरनाक हथियार को रोक सके। लेकिन हमला करने से पहले वो नोटिस करते हैं कि सिटी के अंदर अभी भी कुछ लोग हैं जो कि बाहर नहीं निकल पाए हैं, तो प्राइम मिनिस्टर उन्हें हमला करने से रोक देता है। और तभी उस मॉन्स्टर को खतरे का एहसास हो गया था तो वो तुरंत वहाँ से भागने लगता है और जल्दी से जाकर नदी के अंदर चले जाता है। वो सारे लोग अब उसमें कुछ भी नहीं कर सकते थे। टोक्यो सिटी का एक हिस्सा पूरी तरीके से तबाह हो गया था, जो कि सच में आज तक का सबसे बड़ा नुकसान था। और अब गवर्नमेंट वालों को इस बात की तैयारी करनी थी कि अगर वो मॉन्स्टर वापस आ गया तो वो उसे कैसे हराएंगे। इसी बात का पता लगाने के लिए यागुची अपनी एक स्पेशल टीम बनाता है जिसमें कि कंट्री के सबसे इंटेलिजेंट लोग थे। और कई दिनों की रिसर्च के बाद उन्हें उस मॉन्स्टर के बारे में बहुत सारी चीजें पता चली थी, जैसे कि वो मॉन्स्टर सिटी में जहाँ जहाँ पर भी गया था वहाँ पर तो काफी ज्यादा रेडिएशन फैल गया था, जो कि लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा खतरनाक था। यागुची को एक और इन्फॉर्मेशन मिलती है और उसे पता चलता है कि बेन नाम के प्रोफेसर ने पहली बार इस मॉन्स्टर को देखा था। बेन जापान गवर्नमेंट के लिए ही काम किया करता था, लेकिन वो सरकार के न्यूक्लियर एनर्जी के यूज करने से अगेंस्ट था, इसीलिए गवर्नमेंट ने बेन को निकाल दिया। पर यागुची और उसकी पूरी टीम ने प्रोफेसर बेन की सारी रिसर्च के बारे में पता करना स्टार्ट कर दिया था और उन्हें ये पता चलता है कि प्रोफेसर ने उस मॉन्स्टर का नाम गॉडजिला रखा था और ये मॉन्स्टर इंसानों के नदी में कचरे और रेडियो एक्टिव चीजों के फेंकने से बना था। उस मॉन्स्टर की भी बॉडी पूरी तरीके से रेडियो एक्टिव थी। उन सभी को प्रोफेसर बेन का एक नक्शा भी मिलता है, लेकिन उसे कोई भी पढ़ नहीं पा रहा था और शायद से इस नक्शे में एक तरीका हो सकता है जिसका यूज करके वो उस मॉन्स्टर को मार सके, लेकिन वो सब मिलकर भी उस मैप को सॉल्व नहीं कर पा रहे थे। प्रोफेसर बेन की रिसर्च में उन्हें ये भी पता चला था कि उस मॉन्स्टर की बॉडी एक ऐसे रेडियो एक्टिव सब्सटेंस से बनी थी जो कि अर्थ पर पाया ही नहीं जाता और इसी सब्सटेंस का यूज करके वो मॉन्स्टर एनवायरनमेंट के हिसाब से खुद को इवॉल्व कर सकता था और ये बात उस मॉन्स्टर को बहुत ज्यादा खतरनाक बनाती थी।
तभी खबर आती है कि वो मॉन्स्टर पानी से बाहर आ चुका है और वो तेजी से शहर की तरफ बढ़ रहा है। लेकिन इस बार उस मॉन्स्टर का लुक काफी अलग लग रहा था। उसके बॉडी पर कुछ अजीब तरीके की चीजें दिखाई दे रही थी और अब वो मॉन्स्टर सिटी के अंदर आ चुका था, जो चारों तरफ तबाही मचाना स्टार्ट कर देता है। जब ये बात प्राइम मिनिस्टर को पता चलती है तो वो मिलिट्री वालों को उस पर हमला करने के लिए भेज देता है। लेकिन उन्हें क्या पता था कि चीजें जितनी सिंपल दिख रही हैं उतनी है नहीं। जब मिलिट्री के फाइटिंग हेलीकॉप्टर्स वहां पर पहुंच जाते हैं तो वो सब बिना टाइम वेस्ट किए उस मॉन्स्टर पर फायरिंग करना स्टार्ट कर देते हैं। लेकिन अब उनके बुलेट्स और मिसाइल का उस मॉन्स्टर पर बिल्कुल असर नहीं हो रहा था, जैसे कि उस मॉन्स्टर के बॉडी के ऊपर एक कवच सा बन गया हो। मिलिट्री के सारे लोग उस पर वार करते रहते हैं लेकिन इसका कुछ भी असर नहीं हो रहा था। और अब जापान की गवर्नमेंट के पास एक ही ऑप्शन था कि वो यूएस गवर्नमेंट से मदद मांगे। तो जापान की मदद मांगने पर यूएस के फाइटिंग जेट वहाँ पर आ जाते हैं उस मॉन्स्टर को मारने के लिए। और वो तो उस मॉन्स्टर के बॉडी में बॉम्ब फेंकते रहते हैं जिससे कि उससे काफी ज्यादा डैमेज होता है। लेकिन इन सभी चीजों ने मॉन्स्टर को काफी गुस्सा दिला दिया था। वो मॉन्स्टर अपने बॉडी में बहुत सारी एनर्जी इकट्ठा करने लगता है और अपने मुंह से बहुत सारी आग फेंकने लगता है और वो आग धीरे धीरे करके एक लेजर में कन्वर्ट हो जाती है, जो कि काफी पावरफुल लग रही थी। और वो इस लेजर का यूज करके उनमें से एक प्लेन को खत्म कर देता है। बाकी बचे हुए फाइटिंग जेट्स उस पर हमला करना स्टार्ट कर देते हैं। लेकिन अब लग रहा था कि वो मॉन्स्टर रुकने नहीं वाला। वो अपने मुंह से लेजर छोड़ना बंद कर देता है और अपने बैग से मल्टीपल डायरेक्शन में लेजर फेंकता है, जिससे कि बॉम्ब के साथ साथ बचे हुए फाइटिंग जेट्स भी खत्म हो जाते हैं और पूरी तरीके से तबाह हो जाते हैं। अब उस मॉन्स्टर ने लेजर फायरिंग टेक्निक भी सीख ली थी और उसका यूज करने पर उसकी बॉडी की सारी पावर्स चली गई थी। तो वो अपनी पावर वापस रिस्टोर करने के लिए हाइबरनेशन में चला जाता है और एक जगह पर रुक जाता है। यहाँ पर गवर्नमेंट के लोगों ने साथ मिलकर उस मैप को सॉल्व कर लिया था जो कि प्रोफेसर बैन छोड़ कर गए थे। और उस मैप को समझने के लिए उन्हें उसे 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर में कन्वर्ट करना पड़ा था। और तब जाकर उन्हें पता चलता है कि उस मॉन्स्टर को तभी हराया जा सकता है जब वो उसकी पूरी बॉडी को ठंडा कर दे, जिससे कि वो बर्फ में बदल जाएगा। और अब ये शायद उन लोगों के पास लास्ट चांस था, क्योंकि अगर वो मॉन्स्टर इस बार भी बच गया तो वो अपने आप को और भी ज्यादा इवॉल्व कर लेगा। जापान की पूरी मिलिट्री तैयार होती रहती है उस मॉन्स्टर पर हमला करने के लिए। वो बहुत सारे बुलेट ट्रेन का यूज करके उसके पैरों पर हमला कर देते हैं, जिससे कि वो मॉन्स्टर उड़ जाता है। और अब वो एकदम गुस्से में था, तो वो फिर से अपने बैग से मल्टीपल डायरेक्शन में लेजर फायर करने लगता है, जिससे कि मिलिट्री के बहुत सारे हेलीकॉप्टर्स तबाह हो गए थे। वो मॉन्स्टर अपने मुंह से लेजर फायर करने के साथ साथ अपनी बड़ी से पूंछ से भी लेजर फायर कर ले रहा था, जिससे कि वहाँ पर बहुत ज्यादा तबाही होने लगती है। लेकिन यागुची और उसकी टीम ने मिलकर एक प्लान बनाया था, जिसमें कि वो लोग उस मॉन्स्टर पर एक बहुत बड़ी बिल्डिंग गिरा देंगे, जिससे कि वो मॉन्स्टर उसके अंदर दब जाएगा। और वो सब ऐसा ही करते हैं। मॉन्स्टर पर इतनी बड़ी सी बिल्डिंग गिरने की वजह से वो जमीन पर गिरकर एकदम अनकॉन्शियस हो गया था। तो इस मौके का फायदा उठाकर वो लोग उस मॉन्स्टर के मुंह में खून को ठंडा करने का केमिकल डालते रहते हैं। पर बीच में ही उस मॉन्स्टर को होश आ जाता है और वो अचानक अपने मुंह से लेजर फायर करने लगता है, जिससे कि उसके सामने आने वाली सभी चीजें तबाह हो गई थी और वो अब एकदम बेकाबू हो गया था। लेकिन यागुची के पास एक और प्लान था। वो बहुत सारे बुलेट ट्रेन का यूज करते हैं और उस मॉन्स्टर के पैरों पर हमला कर देते हैं, जिससे कि उस मॉन्स्टर का बैलेंस बिगड़ गया था और वो तेजी से नीचे गिर जाता है। इसी मौके का फायदा उठाकर वो उस मॉन्स्टर के मुंह में वापस वही केमिकल डालने लगते हैं, जिससे कि ब्लड को पूरी तरीके से ठंडा कर दिया जाता था। और लकीली वो सब उस केमिकल को मॉन्स्टर के बॉडी के अंदर डालने में कामयाब हो जाते हैं। जब वो मॉन्स्टर उठता है तो उसके बॉडी का टेम्परेचर तेजी से गिरने लगा था और वो धीरे धीरे करके पूरा बर्फ में कन्वर्ट हो जाता है। मतलब कि अब वो मॉन्स्टर मर चुका था और जापान के लोग पूरी तरीके से सेफ थे। लेकिन क्या होगा अगर फ्यूचर में ये मॉन्स्टर वापस आ जाए और चारों तरफ फिर से तबाही मचाने लगे? ये तो मूवी के सेकंड पार्ट में ही देखना पड़ेगा। और ये स्टोरी यहीं पर खत्म हो जाती है। सो व्यूअर्स, आपको ये स्टोरी कैसी लगी प्लीज कमेंट सेक्शन में बता दो। और अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन 1% भी अच्छा लगा हो ना, तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है आपके लिए इसी तरीके की मजेदार स्टोरीज लाने के लिए। मेरी तरफ से सभी को हैप्पी 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 न्यू ईयर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सी या।